अच्छा, प्रकृति के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? सर तो अभी भी अगर आपके नंबर अच्छे ना आए, अभी भी सिलेक्शन ना हो, फिर विकल्प बी है आपके पास? नहीं सर, मेरा पूरा प्रयास है कि मैं सतना मैहर में ऐसे कौन से उद्योग हैं? सर सतना मैहर में मुख्यतः सीमेंट इंडस्ट्रीज है। क्या कारण है कि वहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री ज्यादा है? क्यों हम कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1? ये कैसे अप्लाई होती है हमारे डेली लाइफ में? सॉरी सर, मैं अभी सोच नहीं पा रही हूँ इस बारे में। बघेलखंड में ही ये व्हाइट टाइगर सफारी की स्थापना क्यों की गई, इसके पीछे क्या कारण है? तो पढ़ने का फिर उद्देश्य क्या रहा अगर हम उसको अप्लाई करना ना सीख पाए, उसकी एप्लीकेशन को ना समझ पाए? ठीक है, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है। बैठे शालिनी, वो को बताएं अपने बारे में जरा। सर मेरा नाम शालिनी है, मैं लवगढ़ जिले मैहर के ग्राम बड़ाइकमा की निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सतना से पूर्ण की है। उसके पश्चात मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना से ही पूर्ण किया है। मेरी अभिरुचि बघेली लोकगीत गायन और प्रकृति में समय बिताना है। ये लोक सेवा आयोग के समक्ष मेरा दूसरा साक्षात्कार है। पहले साक्षात्कार में आपका क्या रहा? सर मेरा उसमें चयन नहीं हुआ है। चयन नहीं हुआ। कितने नंबर मिले थे इंटरव्यू? सर मार्क्स नहीं पता चलते हैं। मार्क्स अभी पता नहीं चले। अच्छा, रिजल्ट भी अभी नहीं आया उसका? नहीं सर। इंटरव्यू का रिजल्ट अभी नहीं आया। कौन सी वैकेंसी की बात कर रही हैं आप? सर लोक सेवा आयोग, यही MPPSC की। ईयर कौन सा ईयर? 22 सर, 2022 22 का। तो 22 का रिजल्ट तो आ चुका है। सर, उसमें मेरा चयन नहीं हुआ है। आपने साक्षात्कार दिया था या नहीं? दिया था सर। तो उसमें आपका चयन नहीं हुआ, तो नंबर भी उसमें शो नहीं किए गए। नहीं सर। तो आपने उसका कुछ एनालिसिस किया, क्या कारण रहे सिलेक्शन ना होने के? जी सर। क्या कारण रहे? सर मेंस में मेरी कुछ कमियां रह गई थी। इसके अलावा सर मैं इंटरव्यू में भी थोड़ा सा मेरी कमजोरी रह गई थी, इसीलिए सर मेरा चयन। मेंस में क्या कमियां रह गई? सर मेंस में मेरा जो क्वालिटी थी आंसर्स की वो थोड़ा इनहेंस नहीं थी, जिसको मैंने अभी इम्प्रूव किया है। और सर इंटरव्यू में मैं थोड़ा सा नर्वसनेस आ गई थी, उसको भी मैंने सर अभी सुधारा। क्या अभी आप नर्वस हैं? सर थोड़ा सा। थोड़ा सा नर्वसनेस अभी भी है, और अभी भी अगर आपके नंबर अच्छे ना आए, अभी भी सिलेक्शन ना हो, फिर विकल्प बी है आपके पास? नहीं सर, मेरा पूरा प्रयास है कि मैं इस बार सफलता प्राप्त करूं। अगर नहीं होता तो कोई विकल्प बी सोचा है कभी इसके बारे में? सर अभी मेरा पूर्ण प्रयास है कि मैं लोक सेवा आयोग की तरफ ही अपने प्रयास जारी रखूं। कब तक प्रयास जारी रखेंगे? सर मैं अभी 2 अटेम्प्ट और देना चाहूंगी। फिर उसके बाद? सर मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं सफलता जरूर प्राप्त करूंगी। ठीक है, आपको विश्वास है, लेकिन अगर नहीं होता है तो उसके बाद क्या करेंगी? सर मुझे पूर्ण विश्वास है सर कि मैं इस बार या अगले 1 या 2 अटेम्प्ट में मैं अगर पूर्ण विश्वास है तो फिर 2 अटेम्प्ट का आपने सोचा ही क्यों? आपका सिलेक्शन इसी बार हो जाना चाहिए। आपने सोचा है कि 2 अटेम्प्ट और देंगी, मतलब उसके बाद कुछ तो सोचा हुआ ना? सर चूंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। मैं अब सर 26 वर्ष की हो चुकी हूँ। इसके बाद सर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं उसके साथ-साथ अगर मैं तैयारी कर सकती हूँ तो तैयारी करूँगी। नहीं तो सर मैं शिक्षिका के रूप में भी कार्य। तो क्या विकल्प हैं आपके पास? आपने नेट वगैरह भी किया हुआ है क्या? नहीं सर। नहीं किया, तो शिक्षक के रूप में कैसे अपनी सेवाएँ देंगी? सर चूँकि सिविल सेवा भी एक सेवा का माध्यम है, तो सर शिक्षा के रूप में मैं बच्चों को शिक्षित करके अपना एक सेवा के। मतलब ट्यूशन पढ़ाएँगी आप? मैं गवर्नमेंट जॉब से उसका अर्थ निकाल रहा हूँ। क्या गवर्नमेंट जॉब में जाएँगी आप टीचर? जी सर, मैं उसके लिए भी प्रयास कर सकती हूँ। तो उसके लिए आपने बीएड कर रखा है क्या? नहीं सर। तो फिर उसके बाद अभी आप बीएड करेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट में तो बीएड करना पड़ेगा, या फिर अब असिस्टेंट प्रोफेसर में जाना है तो नेट करना पड़ेगा। जी सर। तो उसमें तो आपको भी और समय लगेगा। सर मेरा प्रयास तो है कि मैं इसी बार सफल हो जाऊँ। आपको नहीं लगता कि अगर आपने सोचा है कि विकल्प अगर बनाना ही है तो अभी से बनाना स्टार्ट कर दें? 2 साल आप और रुकेंगी, फिर उसके बाद बीएड करेंगी या नेट करेंगी, तो ऐसे में तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। या आपको अभी से विकल्प बी के बारे में काम करना चाहिए? सर चूँकि विकल्प बी रखने से तैयारी में डाइवर्जन एक आ जाता है, उस तरफ भी ध्यान देना होता है, इसलिए सर मैंने इस बारे में अभी सोचा नहीं है विकल्प। लेकिन इसका ये अर्थ तो नहीं है ना, अगर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 200 वैकेंसी हैं और सभी कैंडिडेट अगर विकल्प बी ना रखें, तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन तो उनका ही होगा जो टॉप परफॉर्मर होंगे। जी सर। तो आपको नहीं लगता कि आप अभी से विकल्प बी के लिए तलाश पूरी करें या शुरू करें उसको? नहीं सर, अभी मुझे लगता है कि मुझे तैयारी और करनी चाहिए। अगर मेरा इस बार चयन नहीं होता है तो मैं अभी खुद को अभी और समय देना चाहूँगी। आपकी सिविल सेवा में आने का उद्देश्य आपने लिखा है कि आप समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहती हैं। जी सर। मुझे इसका मीनिंग समझाएं, सकारात्मक परिवर्तन का अर्थ क्या है? समाज में आप क्या बुरा देखती हैं जिसमें आप परिवर्तन लाना चाहती हैं? सर चूँकि मैं जिस गाँव से आती हूँ वहाँ पर अभी तक लोक सेवा में किसी का भी चयन नहीं हुआ है, कोई भी इस पद तक नहीं पहुँचा है। तो सर सबसे पहले मैं एक प्रेरणा स्रोत बनना चाहती हूँ
अपने गाँव के लिए, अपने आस-पास की जगह के लिए, ताकि वो लोग भी सिविल सेवा की तैयारी करके और सेवा के माध्यम से लोगों तक पहुँच सकें। तो सर मैं एक इंस्पिरेशन के रूप में एक सकारात्मक दिशा देना चाहती हूँ। इसके अलावा समाज अगर किसी नौकरी के पीछे भागे, तो ये समाज में सकारात्मक परिवर्तन कैसे होगा? जिस व्यक्ति के अंदर भी ये क्वालिटीज़ दिखाई लगता है उन्हें कि उन्हें समाज में सेवा के भाव से जाना है, तो सर वो सिविल सेवा के माध्यम से अपनी क्षमताओं का प्रयोग कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि सकारात्मक परिवर्तन नैतिक मूल्य के स्तर पे होना चाहिए? आप तो बात कर रही हैं कि आपके सिलेक्ट होने से शायद आपसे कोई और मोटिवेट हो जाए, तो वो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएगा, आपसे मोटिवेट होकर। लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे? 2, 3, 4, 5? समाज में क्या परिवर्तन आ जाएगा उससे? सर समाज में मैं अपने दिशा में मतलब मेरे जो लक्ष्य हैं मैं उसको ध्यान में रखते हुए परिवर्तन करूँगी। जैसे सर चूँकि मैं ग्रामीण परिवेश से आती हूँ, तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो भी समस्याएँ हैं, उसमें मैं उस दिशा में कार्य करूँगी कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकूँ। महिलाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सामाजिक स्तर पर? सर जो मैं महिलाओं की समस्या देख पाती हूँ उनको सर अपनी इच्छा से स्वतंत्रता नहीं होती है कि वो कोई कार्य कर पाएँ। तो सर ये मैं सबसे बड़ी समस्या देख पाती हूँ महिलाओं के। निर्णय क्षमता में पूरी तरीके से समर्थ नहीं होती हैं, ये महिलाओं की समस्या है। तो इसमें आप क्या कर सकती हैं बताएँ? सर सबसे पहले तो जो लोगों की जो सोच है उनको परिवर्तित करने का मैं प्रयास करूँगी। सर बच्चों को बचपन से ये सिखाया जाना चाहिए, नैतिक मूल्य की शिक्षा दी जानी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी की बात की जानी चाहिए। इसके अलावा सर महिलाओं को खुद जागरूक किया जाना चाहिए कि वो इस क्षेत्र में आगे आ सकती हैं। सर इस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं। क्या सिविल सेवा में नीति शास्त्र और नैतिक शिक्षा दी जाती है? जी सर। दी जाती है। तो क्या कारण होते हैं कि सिविल सर्वेंट बनने के बाद जो अभ्यर्थी होते हैं, पद पे जाने के बाद भ्रष्ट आचरण उनका हो जाता है या उन्हीं सामाजिक समस्याओं से ग्रसित नज़र आते हैं जो उन्हें अच्छी खासी ट्रेनिंग दी गई है। तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ़ एजुकेशन ही यहाँ पे प्रभावी नहीं है? नीति शास्त्र तो पढ़ाया जा रहा है ना, उसके बावजूद भी हम ऐसे कई एग्ज़ाम्पल सुनते हैं, जहाँ कोई अधिकारी भ्रष्ट हुआ है। तो इसके पीछे क्या वजह है? कहाँ आखिर कमी है? सर इससे हम पूरे प्रशासन को नहीं कह सकते हैं कि पूरा प्रशासन इसमें भ्रष्ट होगा। सर कुछ व्यक्तिगत मानसिकता वाले लोग हो सकते हैं जो अपने निजी हितों के लिए सर ऐसे करप्ट होते हैं। लेकिन सर सरकार द्वारा इसमें निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं इसके लिए। ई-गवर्नेंस के माध्यम से सर ट्रांसपेरेंसी आ रही है। तो सर इस तरह के प्रयास से अब धीरे-धीरे वो करप्शन भी खत्म होने की ओर अग्रसर है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 लाइन में परिभाषित कीजिए विशेषताओं के तौर पर। सर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था सर प्राथमिक स्तर पर हम देखें तो कृषि पर निर्भर है, जिसमें 71% जो कंट्रीब्यूशन है वो कृषि का ही है। इसके अलावा सर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्रीज़ हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटन टेक्सटाइल ये तो आप जीडीपी में बता रही, मैं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं की बात कर रहा हूँ। सर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, जिसमें कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा सर अर्थव्यवस्था में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे सर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे हमारी जीडीपी बढ़ रही है। रोजगार के भी अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे रोजगार के माध्यम से भी सर रोजगार तो सभी अर्थव्यवस्थाओं में होता ही हो, कम या ज्यादा। और तीसरी विशेषता क्या बताएंगे आप? सर सर्विस सेक्टर के माध्यम से भी सर अर्थव्यवस्था हमारी बूस्ट हो रही है। सतना मैहर में ऐसे कौन से उद्योग हैं? सर सतना मैहर में मुख्यतः सीमेंट इंडस्ट्रीज है। क्या कारण है कि वहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री ज्यादा है? सर वहाँ पर जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं वहाँ पर चूना पत्थर अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए सर सीमेंट इंडस्ट्रीज वहाँ पर कौन कौन से सीमेंट कारखाने वहाँ पे? जी सर मैहर में है केजीएस सीमेंट, मैहर सीमेंट और रिलायंस सीमेंट है, जबकि सर सतना में बिरला सीमेंट है। सर आप मुझे बताइए कि मौर्य सम्राट अशोक को अगर आप बघेलखंड से लिंक करना चाहें तो कैसे करेंगे? जी सर मौर्य सम्राट जो अशोक थे उन्होंने सतना जिले में भरूत स्तूप बनवाया था सर उन्होंने। अभी क्या स्टेटस है भरूच के स्तूप का? पूर्णतः जर्जर हो चुका है सर, उसके जो भी कुछ अवशेष थे वो कोलकाता के म्यूजियम में अब रखे गए हैं। आप मैहर जिले से हैं? जी सर। मैहर जिले का संबंध मध्यकालीन कुछ योद्धाओं से जोड़ा जाता है, बताएंगे उसके बारे में? जी सर शारदा माता मंदिर है। हाँ। आला उदल रहे हैं वहाँ पे, जो चंदेल शासकों के सेनापति रहे हैं और जिन्होंने युद्ध में सर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस युद्ध में? पृथ्वीराज चौहान जी को परास्त करने में आला उदल ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया था? नहीं सर, लेकिन उन्होंने पूरी वीरता के साथ उस युद्ध को लड़ा था। किसके सेनापति थे? चंदेल राजा का नाम बताइए। जी सर वो परमार्दी देव जी के सेनापति थे। अच्छा, तो उस युद्ध में हार किसकी हुई थी? सॉरी सर, मुझे इसकी एग्जैक्टली जानकारी। ठीक है, आपने अपने अभिरुचि में बघेली लोक गायन लिखा हुआ है,
कौन कौन से बघेलखंड में जो लोक गायन प्रचलित है? अगर हम लोक गायन की बात करें तो वहाँ पर बस देवा गीत है जो जाति स्तर पर गाए जाते हैं, लेकिन सर जो मैं मुख्यतः लोकगीत गाती हूँ वो जो विवाह के अवसरों पर और शुभ कार्यक्रमों में जो कौन से हैं विवाह के अवसर पर जो गाए जाते हैं? सर सोहर गीत है, इसके अलावा सर अंजलि गीत है और सुहाग गीत है, सर ये सारे गीत गाए जाते हैं। उचेहरा का इतिहास बताइए। जी सर, उचेहरा उच्च कल्प के नाम से जाना जाता था, वो भी सर एक रियासत थी जो बघेलखंड के अंतर्गत ही आती थी। ठीक है। उच्चकल्प वंश में एक शासक रहे हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। सॉरी सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। प्रकृति में समय बिताना, ये भी आपने लिखा हुआ है यहाँ पे। कहाँ कहाँ आपने घूमा है बघेलखंड के आसपास? कौन कौन से ऐसे प्राकृतिक दर्शनीय स्थल है? जी सर, सर सर्वप्रथम मैंने सर मैहर माता का मंदिर का दर्शन किया है। सर वो एक धार्मिक के साथ साथ प्राकृतिक पर्यटन स्थल भी है, जहाँ पर जो माता जी हैं वो त्रिकूट पर्वत पर स्थित है, जहाँ पर जब 1063 सीढ़ियाँ चढ़कर हमें ऊपर जाना होता है। सर इसके अलावा मैंने मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी का भ्रमण किया है और सर बघेलखंड में ही ये व्हाइट टाइगर सफारी की स्थापना क्यों की गई? इसके पीछे क्या कारण है? जी सर, सर उस समय जो बघेलखंड के राजा थे मार्तंड सिंह देव जी, उन्होंने सर उन्हें सर सफ़ेद शेर मिला था सीधी क्षेत्र में, जिसके लिए सर वहाँ पर उनके नाम से ही व्हाइट टाइगर सफारी की स्थापना की गई है। शालिनी, आपने कहा कि अभी आप सिर्फ ऑप्शन ए पे फोकस कर रही हैं, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं लेके चल रही है। एक बात बताइए, क्रिकेट देखते हैं आप? कभी तो देखा होगा क्रिकेट का गेम। उसमें कैप्टन को एक ही प्लान लेके चलना चाहिए कि मल्टीपल प्लान्स लेके चलने चाहिए? सर मल्टीपल प्लान्स लेके चलना चाहिए। क्यों? सर अगर एक रणनीति अगर सक्सेसफुल उनकी नहीं होती है तो वो दूसरी इम्प्लीमेंट कर सकें। ताकि वो अपनी क्षमताओं को सर्वश्रेष्ठ स्तर पे ले जाने का मौका दें, इसलिए उनको बैकअप के तौर पे मल्टीपल प्लान्स रखने पड़ेंगे ताकि गेम का रिजल्ट उनके हक में किसी न किसी तरीके से लाया जा सके। तो आपको इस अप्रोच में कोई गलती नजर आती है? नहीं सर, खेल के स्तर पर वो बिल्कुल उचित है, लेकिन सर जो मैं मानती हूँ अभी मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ, तो सर मेरा पूर्णतः लक्ष्य है कि मैं इस लक्ष्य को अपने प्राप्त करूँ। नहीं, ये अच्छी बात है कि आप इसको लेकर के सीरियस हैं, बट ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हमेशा अच्छा होता है। और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के पास तो हमेशा किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मल्टीपल अप्रोचेस होने चाहिए, मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए। एक एडमिनिस्ट्रेटर में भी हम यही लुक फॉरवर्ड करते हैं कि वो किसी भी सिचुएशन को मल्टीपल तरीके से सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता हो, तो उसके पास भी मल्टीपल ऑप्शंस होने की जो एटीट्यूड है वो होना चाहिए। तो मुझे फिर इस आर्गुमेंट से आपके अंदर वो एटीट्यूड नज़र नहीं आता फिर। सर मेरा सर पूर्णतः प्रयास है कि मैं सर चूँकि मेरा रुझान सिविल सर्विसेज की ओर रहा है, इसीलिए सर मुझे लगता है कि मैं अपने इस लक्ष्य को पहले प्राप्त करना चाहूँगी। नहीं, ये बात तो ठीक है, बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मल्टीपल अप्रोचेस चाहिए होता है। अल्टीमेटली आपकी प्रॉब्लम जो है अपने आप को स्टेबल बनाना है, दूसरों को इंस्पायर करना है, तो इसके मल्टीपल पाथ हो सकते हैं। अगर ये सिंगल पाथ होता तो मैं मान के चल लेता कि सिर्फ और कोई ऑप्शन ही नहीं है, बट अभी तक आपने किसी ऑप्शन के बारे में ना तो सोचा है ना तो रिकंसिडर किया है। सर मैं अगर सर मेरा अगर इस बार चयन नहीं होता है तो सर मैं पढ़ाने के साथ साथ मैं अपनी तैयारी कर सकती हूँ, किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ा करके या फिर किसी भी जगह पढ़ा करके अपनी जो आजीविका है वो चला सकती हूँ, लेकिन सर साथ साथ मैं अपनी तैयारी जारी रखूंगी। आपने अपनी रुचि में लिखा है प्रकृति में समय बिताना। प्रकृति की परिभाषा क्या है? सर हमारे आसपास जो भी हमें दिखाई देता है, पेड़ पौधे पशु पक्षी, वो सर पेड़ पौधे पशु पक्षी प्रकृति है। क्या अभी आपका जो समय बीत रहा है वो प्रकृति में नहीं बीत रहा? जो बाहरी वातावरण है उसके कंपैरिजन में सर ये दूसरी प्रकृति हो जाएगी। अच्छा, प्रकृति के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? सर सॉरी सर। तो फिर प्रकृति में समय बिताना मतलब आप जहाँ पे भी हैं आपके चारों तरफ जो भी है प्रकृति है। सर मेरा जो मैंने लिखा है प्रकृति में समय बिताना, उससे मेरा तात्पर्य है सर कि खुली हवा, वातावरण, हरा भरा पेड़ पौधे जहाँ पर हो, जहाँ पर सर चिड़ियों की चहचहाट हो, उस जगह पर सर। क्या कहते हैं ऐसे क्षेत्र को? क्या वन क्षेत्र में समय बिताना आपको अच्छा लगता है? सर वन क्षेत्र भी हो सकता है सर, पार्क भी हो सकता है, और कोई भी ऐसी हरी भरी जगह जहाँ पर एक शांति और सुकून। कितना समय बिताती हैं आप ऐसे क्षेत्र में प्रतिदिन? सर प्रतिदिन मेरा जो समय होता है, मुझे लगता है सर मैं 25 से 30 मिनट बिताना पसंद करती हूँ सर। कौन सी जगह है आपके आसपास ऐसी? सर अभी चूंकि मैं 2-3 महीने से यहीं पर हूँ, इसलिए सर मैं सुबह पार्क में जा करके आधे घंटे का समय सर व्यतीत करती हूँ। सर इवनिंग में भी जाती हूँ। और इसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर? सर इससे सुबह जब मैं खुली हवा में जाती हूँ तो सर मेरा मन शांत होता है
और सर इससे मैं अपने एक दिन जो मेरा पूरा दिन है उसकी मैं एक दिनचर्या भी बना लेती हूँ कि मुझे आज क्या करना है। इसके अलावा सर प्रकृति के साथ एक जुड़ाव भी महसूस होता है कि चिड़ियों की जब चहचहाट सुनते हैं और आपकी मास्टर्स रही है मैथमेटिक्स से। जी सर। जस्ट एक आउट ऑफ बेसिक क्यूरियोसिटी मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग इस तरह के आर्गुमेंट देते हुए नजर आते हैं कि ये जो बेसिक हमें मैथ्स पढ़ाई गई, फॉर्मूला पढ़ाया गया, इसका तो हमारा रियल जीवन में कहीं एप्लीकेशन ही नहीं है। हालांकि उनको समझ नहीं होती कि वो किस तरीके से अप्लाई हो रही है। आप एमएससी मैथमेटिक्स की स्टूडेंट रही हैं, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो इसका हमारे डेली जीवन में क्या एप्लीकेशन? क्यों हम कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1? ये कैसे अप्लाई होती है हमारे डेली लाइफ में? सॉरी सर, मैं अभी सोच नहीं पा रही हूँ इस बारे में। टेन थीटा क्या होता है? सर टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या मीनिंग क्या हुआ इस बात का? व्हाट डू वी मीन बाय दिस? क्योंकि हर चीज़ का एक अर्थ होता है, और एक गणित विषय से जिसने मास्टर्स करी हो उससे उम्मीद की जा सकती है कि वो इसकी व्याख्या स्पष्ट रूप से कर पाएंगे। सॉरी सर, मैं अभी एग्जैक्टली इसको सोच नहीं पा रही। तो पढ़ने का फिर उद्देश्य क्या रहा अगर हम उसको अप्लाई करना ना सीख पाएँ, उसकी एप्लीकेशन को ना समझ पाएँ तो? जी सर, मैं इस विषय में अभी अध्ययन कर लूँगी। अध्ययन तो कर चुके हैं आप ऑलरेडी, मास्टर्स किया हुआ है आपने इसमें। जी सर। अब इस विषय में आप कैसे अध्ययन करेंगे? सर मैं इस विषय में जो अभी आपने पूछा उस विषय में मैं अध्ययन कर। सिर्फ उतना करेंगे? अगर इतने ये वाला प्रॉब्लम का एप्लीकेशन अगर आपने नहीं समझा है तो फिर तो ऐसे तो अनेकों थ्योरम्स हैं, पूरा सब कुछ वापस से खोलना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, आपकी प्रिपरेशन बाधित हो जाएगी। जी सर, काफ़ी लंबा समय हो गया सर पढ़े हुए, इसीलिए मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर इस बारे। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस आर्गुमेंट। आपके मार्क्स कंटिन्यूसली डिक्रीज हुए हैं 10वीं 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन में 74 और देन मास्टर्स में 69। रीज़न क्या है? सर ग्रेजुएशन में सर जो मेरा कॉलेज है उसमें सर मेरे सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे, और सर पोस्ट ग्रेजुएशन में सर चूँकि मेरे दादाजी की सर तबीयत ख़राब हो गई थी तो हमें गाँव जाना पड़ा था सर, इसीलिए थोड़ा मेरी पढ़ाई सर उसमें बाधित हुई थी। ठीक है, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है, जैसा कि आपने कहा कि सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहती हैं आप सिविल सेवा के माध्यम से और जन कल्याण को सुनिश्चित करना चाहती हैं, क्या होता है कल्याण? कल्याण शब्द को परिभाषित कीजिए। सर कल्याण का अर्थ होता है लोगों की भलाई के लिए कार्य करना। इसको कल्याण कहते हैं। शालिनी का क्या अर्थ होता है? सर शालिनी का अर्थ होता है जो सर ये शालीन शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है सर व्यवहार में अच्छा होना। व्यवहार में अच्छा होने को शालीन कह देते हैं। जी सर। अच्छा, अच्छे में अच्छाई क्या होती है? सर अच्छा का अर्थ होता है कि सर लोगों के लिए अच्छा, अपने लिए भी अच्छा सोचना और सर दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना। अच्छे में अच्छाई क्या, बुरे में बुराई क्या? सर अच्छा जो है वो सर हमें एक पॉजिटिविटी दिखाता है, सर बुराई जो है उसमें हम सर एक पॉजिटिविटी में पॉजिटिव क्या है, नेगेटिविटी में नेगेटिव क्या है? सर ये एक शब्द हैं जो दे दिए गए हैं और जिन्हें हम उस संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं। किसी अर्थ को व्यक्त करने के लिए शब्द दिए जाते हैं या शब्द पहले दे दिए जाते हैं फिर उसका अर्थ व्यक्त किया जाता है? सॉरी सर, मुझे इसके एग्जैक्टली पता नहीं है मुझे। ठीक है, थैंक यू शालिनी। ठीक शालिनी, आप जा सकती हैं। शालिनी, इसके पहले इंटरव्यू दिया है आपने? कौन सा वाला दिया? 22 का? तो उसके नंबर शो नहीं हुए? इंटरव्यू के नंबर वैसे तो शो होते हैं ना? नहीं होते हैं सर, जिनका जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनके नहीं होते हैं। उनके नहीं होते। अच्छा, वो 87 और 13 फॉर्मूला के कारण फाइनल देख भी नहीं पाए? नहीं सर। ठीक है। जानकारी मुझे ठीक लगी, मुझे 2-3 जगह लगा कि जानकारी थोड़ी बेहतर करने की ज़रूरी है। एक तो हॉबी पे थोड़ा-सा काम करें, थोड़ा ये प्रकृति वाला विशेष रूप से, जी सर। और जो सर ने मैथ्स को लेकर सवाल पूछे तो ऐसे सवाल बन सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे थोड़ा-सा वर्क करें, अदरवाइज़ ठीक है। आंसर आपके एमपी के अच्छे आ रहे थे, और आपके हाथ मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होते हैं, है ना? आवाज़ के साथ, बातों के साथ, तो इस पे थोड़ा-सा कंट्रोल रखें। और एक सवाल और, आपने दादाजी की तबीयत खराब थी, है ना? ये सिम्पैथी गेन करने वाली चीज़ें नहीं सर, वो रीज़न ठीक है, रियल भी है, फिर भी सिम्पैथी गेन करने वाला जैसा कुछ लग रहा था। तो बचें इन चीज़ों से, अदरवाइज़ अच्छा है आपका, थोड़ा-सा और बेहतर नॉलेज करें, अच्छा जाएगा इंटरव्यू, ठीक है? कुछ जगह पे आंसर में कन्विक्शन की कमी लगी, जैसे सकारात्मक परिवर्तन पूछा गया तो आप इंस्पिरेशन बन जाएंगी दूसरों के लिए, ये कोई लॉजिकल आंसर नहीं था। सकारात्मक परिवर्तन, उसके साथ जब आपने जन कल्याण लिखा है तो जन कल्याण के संदर्भ में ही इस बात को रखना चाहिए था। आप केवल इंस्पिरेशन बन जाएंगे, किसी तरीके का कोई सकारात्मक परिवर्तन बहुत ज़्यादा है। इस पॉइंट के साथ फिर मैं और भी जो भी ग्रामीण क्षेत्र वाला है वो बोलने वाली थी कि मतलब ऐसे इस क्षेत्र में मैं कार्य करूंगी, लेकिन क्वेश्चन ही चेंज हो गया तो सर बोल नहीं पाई। जितना अच्छा है कि आप प्रॉब्लम को, जितना उनके उसके पीछे के वैल्यूज़ को
अंडरस्टैंडिंग रखती हैं उसके पीछे कि किन गलत वैल्यूज़ के कारण कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और किसके हटने से कोई प्रॉब्लम हटेगी, तब जाकर के आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि आप पॉजिटिव चेंज ला पाएंगे, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग है। सबसे पहले सकारात्मक परिवर्तन में आपने खुद को ही रखा कि मैं अगर ये एग्ज़ाम निकाल लेती हूँ तो मैं इंस्पिरेशन की तरह काम करूँ। आपका एग्ज़ाम निकाल लेना इज़ नॉट अ बिग डील। बिग डील ये है कि आपके सिलेक्शन के बाद आप क्या करेंगे, वो परिवर्तन का स्रोत होगा, ना कि आपका एग्ज़ाम निकालना कोई बहुत मायने रखता है ये बात। दूसरी बात वही मैथमेटिक्स, थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन था, साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 का एप्लीकेशन क्या है। और थर्ड बाकी ठीक है, फ्लुएंसी ठीक थी, एमपी के क्वेश्चंस किया आपने अच्छा। एमपी का थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा उसका हिस्ट्री पे अच्छे से काम कर लें। बघेलखंड में छोटी बड़ी कई सारी रियासतें रही हैं, प्राचीन काल में भी रही, मध्यकाल में भी रही हैं। तो बघेल राजवंश से पूछा जा सकता है, उच्चकल्प भी पूछा जा सकता है, और साथ में पन्ना में था परिव्राजक वंश, वहां से मतलब थोड़ा सा हिस्टोरिकल चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लेंगे आप उसको। उनके शासकों के नाम, जैसे मैंने आपसे पूछा उच्चकल्प वंश में कौन सा शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, सर्वनाथ। मध्य प्रदेश के इतिहास में 2 ही ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, एक वाकाटक वंश के थे प्रवरसेन और दूसरे थे सर्वनाथ। ये तो वो चूंकि उस मैहर से लगा हुआ है उचेहरा उच्चकल्प, तो वहां से प्रश्न बन सकते हैं थोड़ा। अदरवाइज ठीक था, बाकी सारे आंसर लगभग ठीक आ रहे थे आपके। ये रुचि में जो आपने लिखा प्रकृति में समय बिताना, बहुत स्कोप है इसमें कि आपसे साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाए, क्योंकि प्रकृति में समय बिताना जैसा ये भी प्रकृति है, चारों तरफ जो भी हो प्रकृति है। तो सर इसको भी बोल सकते हैं क्या कि प्रकृति तो यही है ना, मतलब जो भी हमारे चारों तरफ है, जो भी रचनाएं वो सारी प्रकृति हैं। तो अगर सर जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे प्रकृति है, आपको यहाँ पे समय बिताना, तो सर इस तरह इसमें कैसे आंसर्स कर सकते? इसमें इसको क्लैरिफाई करें ना कि प्रकृति में समय बिताने का मतलब ये है कि वन या उद्यानिकी क्षेत्र में समय बिताना, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि शांत वातावरण में ध्यान करना। हॉबी को थोड़ा और एडजस्ट करके लिख दो ना, क्लैरिफाई कर लो, क्लेरिफाई करके लिख दो थोड़ा। किस प्रकार की प्रकृति। आपने प्रकृति लिख दिया मतलब बहुत स्कोप हो गया, वहां से बहुत तो कुछ सर लिख पता क्या चला। मतलब कैसे उसको लिख दूं सर? आपकी हॉबी क्या है, हरियाली में घूमना, जी सर। हाँ, या वृक्ष वगैरह के आसपास रहे, वनों में या घने वनों के बीच में शांत समय में। तो वैसा उसको क्लैरिफाई कर दो थोड़ा। जी सर। और सर वो जो प्लान बी वाले क्वेश्चन थे उस पे तो मतलब मेरे हिसाब से तो आंसर ये होना चाहिए कि सर मेरे पास प्लान बी है, प्लान सी भी है, बट मैं अभी पूरी तरीके से फोकस्ड हूँ, फुल ऑनेस्टी के साथ प्लान ए को लेकर के, और मुझे अपनी तैयारी के दौरान इतना समय मिल जाता है कि मैं प्लान बी के पे भी थोड़ा समय दे सकूं। और ये बात अपने आप में जस्टिफाई इसलिए हो रही है क्योंकि आप यहाँ पे पहुंची भी हैं, और फिर अगर आपसे प्लान भी पूछा जाए तो उसको कन्विक्शन के साथ जस्टिफाई करिए कि मैंने इसमें इतनी प्रोग्रेस करी है। मुझे तो ये चीज़ बेटर लगती है, बाकी सब्जेक्टिव चीज़ है, ये अपना अपना ओपिनियन रहता है सबका इसमें। कोई भी आंसर सिर्फ इस कारण से सही होता है कि आपने उसके पीछे तर्क क्या दिया। तो आप ये भी बता सकती हैं कि मेरा पूरा फोकस इसी पर है, कोई प्लान बी नहीं है, पर तर्क सही है। आप ये भी बता सकती हैं प्लान बी है पर उसके पीछे भी तर्क सही। जी सर। तो सही तर्क के साथ हर चीज सही है, जी सर। ठीक है। आप हैंडल कैसे कर पा रहे हैं? अब जैसे मैंने जो एनालॉजी दी उसके बाद आपने हैंडल नहीं किया ना उसको, आपको मानना पड़ा कि नहीं होना चाहिए प्लान बी, सी भी होना चाहिए, तभी तो हम अपनी पोटेंशियल को बेस्ट रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि सिर्फ एक ही प्लान क्यों।